इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम सातवाहनों के विषय में जानेंगे। सातवाहनों के संदर्भ में आज हम दूसरी बार मिल रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा कि सातवाहनों का मूल निवास स्थान कौन सा था और उनका राज्य विस्तार कहाँ तक था। आज हम जिस बिंदु से अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे वह बिंदु होगा कि सातवाहन वंश की शाखाएं कितनी थी। वायु पुराण के अनुसार सातवाहन वंश में 19 राजा हुए और उन्होंने लगभग 3 शताब्दियों तक राज्य किया। इसके विरुद्ध मत्स्य पुराण 30 सातवाहन राजाओं का उल्लेख करता है, जिन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक राज्य किया। प्रतीत होता है कि सातवाहन वंश की 2 शाखाएं थीं, एक मूल शाखा और दूसरी उपशाखा। मूल शाखा में 19 राजा हुए और उन्होंने लगभग 3 शताब्दियों तक राज्य किया, लेकिन मत्स्य पुराण की परंपरा में मूल शाखा के राजाओं के अतिरिक्त उपशाखा के राजाओं और उनके काल को भी जोड़ दिया गया है। इसलिए राजाओं की संख्या 30 और उनका शासनकाल 4 शताब्दी प्रतीत होता है। काव्य मीमांसा और कुछ अभिलेख कुंतल के सातवाहनों का उल्लेख करते हैं। संभवतः यह उपशाखा के राजा थे, जिनका वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है लेकिन वायु पुराण में नहीं मिलता। स्मिथ और रैप्सन सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक का उदय काल ईसा पूर्व की 3 शताब्दी को मानते हैं, लेकिन अधिकांश विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करते। शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। इस वंश ने 112 वर्ष तक राज्य किया। 112 वर्ष तक राज्य किया। अतः शुंग वंश का पतन और कण्व वंश का उदय 72 ईसा पूर्व के लगभग हुआ। कण्व वंश ने 45 वर्ष तक शासन किया। कण्व वंश के विनाश के बाद सातवाहन वंश की स्थापना ईसा पूर्व 27 ईस्वी के आसपास हुई। नाना घाट अभिलेख सिमुक की पुत्र वधु का उल्लेख करता है। इस अभिलेख की लिपि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की है, इसलिए सिमुक का काल ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी ठहरता है। हाथी गुंफा अभिलेख का कथन है कि खारवेल ने सातवाहन नरेश सातकर्णी को पराजित किया था और सिमुक दोनों का काल एक दूसरे के बहुत निकट था। हाथी गुंफा अभिलेख ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण का है, अतः सिमुक का काल भी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में ही रहा होगा। पुराणों में सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक, शिशुक और शिप्रक भी मिलता है। इसे भृत्य भी कहा गया है, अतः अनुमान होता है कि स्वतंत्र होने से पूर्व यह कोई सामंत रहा होगा या किसी का सामंत रहा होगा। इस समय तक इसने शुंगों और कण्वों से विदिशा छीन लिया होगा। स्वतंत्र शासक के रूप में इसने अपनी मुद्राएं भी चलाई होंगी। शास्त्री महोदय को इसकी 8 मुद्राएं मिली हैं, 7 तांबे की और 1 पॉटिन की। ये मुद्राएं हैदराबाद में कोटलिंगल नामक स्थान से प्राप्त हुई हैं। इन पर रजो सिरी थिमुक सातवाहनस लेख है। मिराशी इसे सातवाहन वंश का संस्थापक मानते हैं। डॉक्टर अजय मित्र शास्त्री को भी इसकी 7 मुद्राएं मिली हैं। नानाघाट अभिलेख इसका उल्लेख करता है और इसे राजा सिमुक सातवाहन कहता है। जैन जनश्रुति का कथन है कि इसने जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण किया था, अतः यह एक सहिष्णु शासक प्रतीत होता है। लेकिन अपने जीवन के अंतिम चरण में यह दुर्व्यसनी हो गया था, इसी कारण इसका वध कर दिया गया। पुराणों के अनुसार इसने 23 वर्ष तक राज्य किया। पुराणों के अनुसार कृष्ण, जो कि सिमुक के बाद में राजा बना था,
वह सिमुक का भाई था। डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार का मत है कि कृष्ण सिमुक का पुत्र था। एक नासिक गुहालेख में एक राजा कन्न का उल्लेख है। इस कन्न का समीकरण कृष्ण से किया गया है। इसके समय में नासिक में उसके श्रमण नामक महामात्य ने एक गुफा का निर्माण कराया था। इससे प्रकट होता है कि कृष्ण का नासिक पर अधिकार था। उसने 18 वर्ष तक शासन किया। सातवाहन वंश का सर्वप्रथम पराक्रमी राजा था सातकर्णी। इसके शासनकाल के अनेक साक्ष्य मिले हैं। पुराण इसे कृष्ण का पुत्र कहते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से सिद्ध नहीं होता है। संभव है कि वह सिमुक का पुत्र रहा हो, क्योंकि नानाघाट अभिलेख में उसे सिमुक सातवाहनस वंशवथनस यानी सिमुक सातवाहन के वंश को बढ़ाने वाला कहा गया है। इसमें सिमुक का नाम तो है, लेकिन कृष्ण का नाम नहीं है। प्राचीन परंपरा में पुत्रों के नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया जाता था। सातकर्णी के इतिहास पर कुछ साक्ष्य हैं जो प्रकाश डालते हैं, जैसे नागानिका या उसको को कहीं कहीं नायानिका भी लिखा हुआ है का नानाघाट अभिलेख। नागानिका सातकर्णी की रानी थी, अंगीय वंश की थी। यह अंगीय वंश के राजा स्वयं को महारथी कहते थे। कर्नाटक में उनके कुछ सिक्के मिले हैं। प्रकट होता है कि यह वंश पर्याप्त रूप से शक्तिशाली था, अतः इस वैवाहिक संबंध ने सातकर्णी को अपनी शक्ति बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता दी होगी। यह अभिलेख सातकर्णी की सफलताओं पर भी प्रकाश डालता है। इसमें सातकर्णी को वीर, शूद्र और अप्रतिहत दक्षिणा पथपति कहा गया है। इन शब्दों से संभवतः दक्षिणा पथ में सातकर्णी की कुछ विजयों का संकेत मिलता है। कदाचित उन विजयों के पश्चात ही सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, जिनका वर्णन नानाघाट अभिलेख में है। प्रथम अश्वमेध यज्ञ का वर्णन अभिलेख के टूट जाने के कारण विलुप्त हो गया है, लेकिन द्वितीय यज्ञ का वर्णन अब भी विद्यमान है। प्रकट होता है कि इस अवसर पर सातकर्णी ने गौवों, घोड़ों, हाथियों, ग्रामों, स्वर्ण आदि वस्तुओं का दान दिया था। यह यज्ञ संभवतः नागानिका ने अपनी मृत्यु के पश्चात किया था, यह डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार कहते हैं, लेकिन यह मत असंगत प्रतीत होता है। अभिलेख में रायस शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया है। इससे प्रकट होता है कि यह यज्ञ राजा सातकर्णी के जीवन काल में हुआ था या हुए थे। 2 यज्ञ हैं। सांची अभिलेख को कारीगरों के प्रधान वाशिष्ठ पुत्र आनंद ने सांची स्तूप के तोरणों पर उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख में एक राजा सातकर्णी का वर्णन है। मार्शल का मत है कि यह राजा सातवाहन वंश का सातकर्णी नहीं हो सकता। उनका विश्वास है कि सातकर्णी खारवेल का समकालीन था और दोनों ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुए थे। वे कहते हैं कि यदि हम सांची अभिलेख के राजा सातकर्णी को सातवाहन वंश का सातकर्णी मान लें, तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सांची पर सातवाहनों का अधिकार था। लेकिन उस समय सांची पर सातवाहनों का ही सातवाहनों का नहीं, वरन शुंगों का अधिकार था। लेकिन मार्शल की सबसे बड़ी भूल यह है कि उन्होंने खारवेल को ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में माना है, जबकि वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का राजा था। अतः सांची अभिलेख के राजा सातकर्णी को उसी नाम का सातवाहन मानना उचित नहीं है। सांची अभिलेख से प्रकट होता है कि पूर्वी मालवा पर सातकर्णी का अधिकार था। श्री A.N. घोष का यह मत है कि यह प्रदेश स्वयं सातकर्णी ने जीता था। यह मत अनुपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि यह प्रदेश पहले से ही कण्वों के अधीन रहा होगा और सातवाहन वंश के प्रथम राजाओं सिमुक और कृष्ण ने सातकर्णी के पहले ही उस पर अपना अधिकार कर लिया होगा। संभव है कि सातकर्णी ने महारथियों की सहायता से पश्चिमी मालवा पर भी अपना अधिकार कर लिया हो। इस अनुमान की पुष्टि इस बात से होती है कि सातकर्णी ने मालवा शैली की गोल मुद्राएं चलाई थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने सातकर्णी को पराजित किया था। हाथी गुम्फा और नानाघाट अभिलेखों की लिपि समकालीन है।
अतः खारवेल द्वारा पराजित सातकर्णी सातवाहन वंश का सातकर्णी ही प्रतीत होता है। पेरिप्लस में एल्डर सेरेगोनस का उल्लेख है। विद्वान इसका समीकरण सातकर्णी से करते हैं। वीरचित नामक एक बौद्ध ग्रंथ में प्रतिष्ठान के शासक सातकर्णी का वर्णन है। वीरचरित नामक एक बौद्ध ग्रंथ में प्रतिष्ठान के शासक सातकर्णी का वर्णन है। यह सातकर्णी शक्ति कुमार का पिता था। हम जानते हैं कि सातवाहन वंश के सातकर्णी के पुत्र का नाम तो शक्तिश्री था, अतः दोनों राजा एक ही प्रतीत होते हैं। कुछ मुद्राओं पर सिरिसात का नाम मिलता है। रैप्सन महोदय ने सिरिसात का समीकरण सातकर्णी के साथ किया है। जो भी हो, एक बात स्पष्ट है कि सातकर्णी ने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी, जिसमें महाराष्ट्र का अधिकांश भाग, उत्तरी कोंकण और मालवा सम्मिलित थे। उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातकर्णी ही प्रथम नरेश था जिसने दक्षिणी भारत में सातवाहनों की प्रभुसत्ता स्थापित की थी। सातकर्णी प्रथम अपने दो अल्पवयस्क पुत्रों शक्तिश्री और वेदश्री को छोड़कर मरा था। इसलिए पुत्रों के अल्प वयस्क काल में उनकी माता नागानिका ने संरक्षक के रूप में शासनभार संभाला था। सातकर्णी प्रथम के पश्चात सातवाहनों का एक शताब्दी का काल उनकी अवनति का काल था। इस बीच उनमें कोई भी ऐसा शक्तिशाली और योग्य राजा नहीं हुआ जो उनके राज्य को अक्षय रख सकता था। सातकर्णी प्रथम के पश्चात सातवाहनों का एक शताब्दी का काल अवनति काल था। इस बीच उन्होंने कोई भी ऐसा शक्तिशाली और योग्य राजा नहीं देखा सातकर्णियों ने जो उनके राज्य को अक्षय रख सकता था। पुराणों में इन निर्बल शासकों की सूची मिलती है, लेकिन यह कहना कठिन है कि इनमें से कौन सा शासक सातवाहनों की मूल शाखा का था और कौन सा उनकी उपशाखाओं का था। प्रतीत होता है कि इस पौराणिक सूची के कुंतल सातकर्णी और हाल सातवाहनों की उपशाखाओं के नरेश थे। मित्रों, आप जानते होंगे कि शकों और सातवाहनों में संघर्ष हुआ है। सातकर्णी के निर्बल उत्तराधिकारियों को एक नवीन खतरे का सामना करना पड़ा। यह खतरा शकों के उदय से उत्पन्न हुआ। यहीं से शक सातवाहन संघर्ष का प्रारंभ होता है, जो दीर्घ काल तक चला। इसमें कभी शकों की विजय हुई तो कभी सातवाहनों की विजय हुई। पेरिप्लस का लेखक मेम्बरेस नामक एक राजा का उल्लेख करता है जिसने भड़ोच, गुजरात, काठियावाड़ और पुताना के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। पेरिप्लस का लेखक मेम्बरेस नामक एक राजा का उल्लेख करता है जिसने भड़ोच, गुजरात, काठियावाड़ और राजपूताना के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। पेरिप्लस का यह भी कथन है कि इस समय कल्याण का बंदरगाह नितांत अरक्षित था और वहां आने वाले यूनानी जहाजों को पकड़ लिया जाता था तथा उन्हें भड़ोच लेकर जाया जाता था। अभाग्यवश मेम्बरेस नामक राजा का उल्लेख किसी अन्य साक्ष्य में नहीं मिलता। यह अनुमान किया जा सकता है कि वह एक शक नरेश था जिसने आक्रमणों के द्वारा पश्चिम भारत में आरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी थी। उसने सातवाहनों के उत्तरी प्रदेशों को छीन लिया था और कल्याण बंदरगाह से होने वाले सातवाहनों के व्यापार को बड़ी हानि पहुंचाई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मेम्बरस के उत्तराधिकारी अधिक समय तक पश्चिमी प्रदेश को अपने अधिकार में नहीं रख सके थे। शीघ्र ही क्षयरात नामक एक नए शक वंश ने इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। कुछ विद्वानों के मतानुसार क्षयरात कुषाणों के सामंत थे। उपलब्ध साधनों से प्रकट होता है कि इस नए वंश के उदय से शक सातवाहन संघर्ष और अधिक तीव्र हो गया।
अभिलेखों से प्रकट होता है कि इस वंश के सर्वप्रथम राजा भूमक का अधिकार महाराष्ट्र के पूना प्रदेश, उत्तरी कोंकण, राजपूताना एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर था। भूमक की मुद्राएं मालवा, गुजरात, काठियावाड़ में प्राप्त हुई हैं। स्पष्ट है कि भूमक ने इन प्रदेशों में से कुछ प्रदेश सातवाहनों को हराकर प्राप्त किए थे। भूमक का उत्तराधिकारी नहपान एक पराक्रमी राजा था। उसके शासनकाल में सातवाहनों को और भी दुर्दिन देखने पड़े। उसने महाराष्ट्र, राजपूताना के कुछ भाग, अपरांत, गुजरात, काठियावाड़ और मालवा पर अधिकार कर लिया था। इनमें से कुछ प्रदेश सातवाहन राज्य में थे। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।